तो चलिए दोस्तों आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज की अदालत है ना, चैप्टर 5 मोटा मोटी 10 चैप्टर है, आधा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल ठीक पेस पे चल रहा है ना, राइट। उसके बाद वाले जो एक्ट है वो छोटे छोटे हैं, मतलब जैसे अगला एक्ट हुआ वो 5-6 क्लास में खत्म, बाकी छोटे एक्ट हैं। ठीक है, राइट। वो स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा कि पहले कौन से एक्ट करने हैं, वो एग्जाम से पहले बताऊंगा, है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाने का पर्पस पहला यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस बनता है बाकी सभी एक्ट का। जैसे इसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की बातें आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि भैया अब मान लो सेल्स ऑफ गुड में आ गया कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो तुम्हें पता है ना, पढ़ लिया हमने आज, है ना, मतलब आज पढ़ लोगे। सेल्स और पार्टनरशिप में आ गया बच्चा पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना क्यों, मोहिनी बीबी के चक्कर में, क्योंकि एग्रीमेंट विद द बच्चा इज, क्योंकि सेक्शन 30 में तो पिछली क्लास में पढ़ा एक ही लाइन लिखी है, सेक्शन 30 2 ही लाइन का है। अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बट कैन बी बेनिफिशियरी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। 2 लाइन का सेक्शन है, लेकिन पार्टनरशिप ये नहीं बताता कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द पार्टनरशिप, क्यों? एज पर मोहिनी बीबी, समझ गए ना। मोहिनी बीबी वाले केस में पता लगा था एग्रीमेंट विद द माइनर वर्ड होता है, इसलिए बच्चा पार्टनरशिप में एंटर। अब जब मैं अगर सोचो, मैं कुछ बच्चे क्या पूछ लेते हैं कि सर जब बाकी छोटे एक्ट है पहले वही करा देते ना। अब मान लो मैं तुम्हें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहा था, फिर मैं कहता बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता, तो मैं तुमसे ये बात छुपा लेता, रीजन, हाँ 12th में सर ने छुपा ली, ऐसे मैं छुपा लेता है बात, रीजन मतलब मैं ये कहता बस मैं ये बोल देता सेक्शन 30 में लिखा है बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। बच्चा कह रहा है सर क्यों नहीं बन सकता, 12th वाले भैया ने तो कहा था बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? अब मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा रहा। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा के जस्टिफाई कर दिया क्यों नहीं बन सकता, धारा 12 के हिसाब 11 के हिसाब से नहीं बन सकता। और मोहिनी बीबी धर्मदास घोष के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट का केस आ चुका है, तो हम केस लॉ को डिफीट नहीं कर सकते। अब जो लिख दिया वो लिख दिया, अब लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट आया था 1872 में, पार्टनरशिप आ रहा 1932 में, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट पापा हो गए पार्टनरशिप के, तो पापा की बात थोड़ी डाल देंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ा जाता है, कुछ बातें वहां पे क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की रिपीट होती है, तुम्हें नहीं पता होंगी तो फिर मजा नहीं आता, अब तुम्हें पता होगी वहां बातें। ऐसे आज की बात क्या है, आज की बात है 2 शब्द, फ्री, एक तो वर्ड आया बाबू फ्री और दूसरा वर्ड आया कंसेंट, है ना। फ्री का मतलब ओके, मतलब मुफ्त, गलत जवाब। सर आते ही बेइज्जती, आते ही बेइज्जती। यहां फ्री का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, फ्री का मतलब यहां मुफ्त नहीं है, फ्री का मतलब है इंडिपेंडेंट, यानी कि आजाद। आजाद यानी कि तुम्हारी जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, किसी भी प्रेशर से मुक्त होनी चाहिए, है ना। आजाद मतलब जिंदगी में तुम ये ना कह पाओ यार जबरदस्ती कॉन्टैक्ट कराया गया मुझसे, तो जज ने बोला इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या रखना है, और कंसेंट मतलब तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट में सहमति है, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट में यस, कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सहमति। तो तुम्हारी आजाद सहमति होनी चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या होनी चाहिए, आजाद सहमति। अब आती है बात सर फ्री कंसेंट, पहले फ्री कंसेंट तो बाद में सीखेंगे, पहले सीख लेते हैं भाई कंसेंट क्या होती है। पहले क्या सीख लेते हैं, कंसेंट क्या होती है बाबू, कंसेंट क्या होती है ना। कंसेंट का देखो मतलब क्या होता है कि कंसेंट का मतलब है कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे सलमान और रानी वाली क्लिप दिखाई, वीडियो दिखाई थी तुम्हें, रील, है ना। अब सलमान कह रहा है रानी मुझसे शादी करोगी, तो विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन, याद है ऑफर की डेफिनेशन, है ना। ऑफर इज मेड टू सेट टू मेड द प्रपोजल व्हेन इट सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। सामने वाले की असेंट लेने के लिए क्या करेगा वो, यानी कि वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑफर देगा सामने वाले की हाँ लेने के लिए। अब सामने वाला कर रहा हाँ, अब बात यह आती है कि सामने वाले ने हाँ कर दी, तो किस बात को हाँ कर दी, उसने होश में सुना है कि नहीं सुना, ये बात इंपॉर्टेंट है। होश में सुनने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि उसने उस बात को समझा या नहीं समझा।
अब भाई एक दिन है ना, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, ठीक है, मैंने कहा भाई मेट्रो से आऊंगा, तो कार्तिक भाई कहने लगा सर ठीक है मेरे पास गाड़ी है, स्कूटी है, आप क्या करना मेट्रो के नीचे मिल जाना। सर मेट्रो के नीचे मिल जाना, मैं भी खुश ये भी खुश, कह रहा चलो सर को आज सर को बैठा के ले जाऊंगा, आज कराऊंगा सर को बुलेट राइड, ठीक है ना, मौत के कुएं में चलाऊंगा आज गाड़ी जैसे रामलीला चलाते हैं। ये भी खुश मैं भी खुश कि भाई चलो कोई बात नहीं, मेट्रो से कोचिंग तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब ये भी मेट्रो के नीचे खड़ा है, मैं भी मेट्रो के नीचे खड़ा हूं, लेकिन देख नहीं पा रहे हम एक दूसरे को। दूसरे गेट पे खड़े हो? नहीं, मैं दूसरे गेट पे नहीं, दूसरी मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूं। ये खड़ा है नोएडा के मेट्रो स्टेशन पे, मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के मेट्रो के स्टेशन पे। मैंने कहा भाई कहां पे है? सर बस देखो ना आपके आसपास ये दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा। मैंने कहा मेरे आसपास ये कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा तेरे आसपास ये दिख रहा है? कह रहा नहीं सर ये कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा कहां पे? मेट्रो स्टेशन नंबर बोल। सर मेट्रो सेक्टर 52 नोएडा। मैंने कहा शहीद स्थल गाजियाबाद क्योंकि गाजियाबाद में जो हमारा मेट्रो स्टेशन उसका नाम क्या है? शहीद स्थल नाम रख रखा है उसका यहाँ सेक्टर के हिसाब से। अब बताओ किसकी गलती है? वाह वाह वाह, मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी इसकी गलती इसकी क्यों नहीं है भाई? सुनो, अब देख कुछ दोस्त कह रहे कि आपकी गलती है, भाई को कैसे फंसा लिया आपने। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यार नहीं सर आप है ना, हम आपके साथ हैं सर। लेकिन जज ने बोला ना गलती इसकी है ना मेरी है, गलती है मेट्रो बनाने वालों की। मेट्रो बन, हाँ वही तो मेट्रो बनाने लगे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब जज ने पता क्या बोला? जज ने बोला चलो ये तो मजाक की बात हो गई, मेट्रो बनाने वालों की गलती है, 2 स्टेशन बना दिए। कानून ने ये बोला कि एक्चुअली में आप दोनों की ही गलती नहीं है ना, तो आप दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, अपने अपने घर चले जाना। रीजन बीइंग आपकी सहमति मैच नहीं हुई। मैंने कहा जज साहब कैसी बात करो, सहमति क्यों नहीं मैच हुई? मैंने कहा मेट्रो मिल जाइए, ये कह रहा मेट्रो मिल जाऊंगा। हम मेट्रो में मिल नहीं पाए, पर मेट्रो में खड़े थे, हम तो मेट्रो पे खड़े थे। जज ने बोला आपने मेट्रो तो बोला, अच्छी बात है मेट्रो बोला, लेकिन आप दोनों की एक चीज मैच नहीं हुई, जिसे जज ने नाम दिया सेंस। क्या नाम दिया? थिंग तो मैच हो गई कि करना क्या है, किस बारे में डील करनी है, वो चीज मैच हो गई, थिंग मैच हो गई, लेकिन क्या मैच नहीं हुई? सेंस मैच नहीं हुई। क्योंकि उसको लगता है कि भाई कोई कोचिंग आएगा तो ऑब्वियसली बात है भाई 52 में कोचिंग है तो 52 की मेट्रो पे उतरेगा कोई बंदा। मुझे लगा यार, मैं तो बच्चों को कहता यार बहुत दूर से आता हूँ, 30-35 किलोमीटर दूर से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने गाजियाबाद से, तो मुझे लगा भाई गाजियाबाद में मिलेगा। गाजियाबाद में एक ही मेट्रो स्टेशन है, इसमें बताने वाली क्या बात है, गाजियाबाद में एक ही मेट्रो स्टेशन है, शहीद स्थल, वहीं मिलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ भाई मेरा कहाँ तक आएगा? गाजियाबाद तक रहने। ये सोच रहा है भाई 52 में कोचिंग है तो कहाँ। अब देखा जाए तो दोनों की गलती नहीं है, बस दोनों ने बात पूरी नहीं बोली। तो जज ने बोला भाई बात पूरी ना बोलना सेंस की तरफ लेके जाता है कि तुम्हारी सोच मैच कर रही है नहीं कर रही। तो मीटिंग ऑफ द सेम थिंग, रुक जाओ, मीटिंग ऑफ द सेम थिंग तो है, पर मीटिंग ऑफ द सेम। तो जज ने कंसेंट की डेफिनेशन बनाई। जज साहब ने कंसेंट की डेफिनेशन बनाई कि जब दो लोगों की सेंस मैच होती है तो वो एक बॉलीवुड का गाना गाते हैं, और वो गाना होता है तेरा होने लगा। कौन सा होता है? तो जज साहब को इतना बढ़िया लगा ये गाना कि तेरा होने लगा हूं। जज साहब ने सेक्शन का नाम ही क्या लिख दिया? क्योंकि जज साहब ने बोला तेरा। तो भाई चैप्टर नंबर 5 का पहले सेक्शन क्या बना? तेरा होने लगा हूं। ठीक है, अब जब दो लोग गाना गा रहे हैं तेरा होने लगा, तो उनकी, जज साहब ने बोला उनकी सेंस भी मैच करती है और जिस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं वो भी मैच कर रही है। तो जज ने बोला बहुत सिंपल सी लाइन है, when 2 or more person is said to be consented when they agreed upon something in same sense। तो जज ने 2 वर्ड इंपॉर्टेंट बोले, जिस भी चीज पर आप एग्री करोगे आपकी सेंस बिल्कुल मैच होनी चाहिए। बाद में लड़ना मत, तूने ये बोला मैंने ये बोला, तू समझा नहीं बात, है ना, तेरी बात समझ में नहीं आती। तो आधे लोगों का झगड़ा यही होता है कि लोगों को एक दूसरे की बात क्या नहीं होती, बात समझ में नहीं आती, बाद में ये बोलते हैं कि यार मैंने तो ये कहा था।
तो जज ने बोला जहां सेंस मैच नहीं कर रही ना वहां हम भी तुमसे मैच नहीं करेंगे, तुम्हारे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे। और इसको मंगल ग्रह की भाषा में बोला क्या बाबू, कंसेंसस एड इडम। अरे सर क्या बोल दिया, ये विश्वास उठ गया हमें अंग्रेजी पे से। अंग्रेजी नहीं है ये है लैटिन भाषा। जैसे भाई हिंदी डिराइव हुई संस्कृत से, ऐसे ही लॉ डिराइव हुआ लैटिन भाषा में। जो ओरिजिनली लॉ लिखा गया था वो लैटिन वर्ड में लिखा गया। तो जैसे हमारे मुहावरे नहीं चलते, आ बैल मुझे मार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, चूहा था, ठीक है, देख रहे हो। हाँ, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द सेम थिंग, एड का मतलब इन और इडम का मतलब सेंस। कंसेंसस एड इडम अपने लीगल वर्ड्स में आएंगे। आज का पहला लीगल वर्ड लिखेंगे कि जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और ऐसी बातें होती हैं कि दो लोगों की सेंस मैच नहीं हो रही, तो हम उसको बोलेंगे कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ। कंसेंसस एड इडम, तो मेरा और कार्तिक का कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ, है ना। इसलिए उसका और मेरा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हमारी सेंस मैच नहीं करी। ये जो लिखा है मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस, या मीटिंग ऑफ समथिंग इन द सेम सेंस, इंग्लिश में तो बोल रहा हूं, यही बोलेंगे मीटिंग ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। अब भाई केस देखो, केस क्या आया, इसके ऊपर एक केस आया। एक भाई तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक अपनी दादी अम्मा के पास पहुंचा। दादी बेचारी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है ना। अब बालक को लग रहा है दादी पता नहीं कब अल्लाह को प्यारी हो ले। दादी का एक पांव केले के छिलके पर, एक पांव कब्र पर, पता नहीं कब रपट जाए दादी, ठीक है। तो भाई बच्चा पहुंचा, कहने लगा दादी इससे पहले तुम अल्लाह को प्यारी हो लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, गिफ्ट डीड लाया हूं। उसने ये बोला क्या लाया हूं, उसने दादी को एक पर्चा पकड़ा दिया, स्टैम्प पेपर टाइप पकड़ा दिया, पर्चा पकड़ा दिया, ठीक है। सुन तो लो, अब दादी थी अनपढ़। दादी क्या थी, दादी अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। तो दादी को है ना पढ़ना तो आता नहीं। दादी कह रही बेटा पढ़ना नहीं आता, क्या लेके आया तो गिफ्ट डीड में क्या लिखा है। अरे दादी तुम चिंता मत करो, अंगूठा मारो अंगूठा। अरे बेटा अंगूठा क्यों लगवा रहा मेरा, अरे दादी अरे अंगूठा लगा दो। अब बच्चा इतनी बार बार बोल रहा है, दादी को लगा पता नहीं यार बच्चे को कैसे बालक कैसे घातक हो रहा है। अब दादी के पोते तुम खतरनाक, तुमने दादी को क्या लगवा दिया, अंगूठा लगवा दिया। दादी कल आऊंगा, दादी थोड़ी अरे क्या कह रहा है बेटा, ऊंचा बोल, दादी कल आऊंगा। अब दादी खुश हो गई, चलो भाई बेटा है, कुछ ना कुछ आता रहता है रोज रोज। अब उनके चहेते पोता पोती थे तुम, है ना, रोज कुछ दादी के लिए खाने पीने के लिए सामान, दादी के साथ समय व्यतीत करना। अब तुम्हें लगा इससे पहले दादी निकल ले, तुमने दादी की प्रॉपर्टी में साइन करा लिए, है ना। दादी के प्रॉपर्टी में क्या करा लिया, इसको अपने ऊपर, इसको यकीन है अपने ऊपर मैं यही करूंगा। सुन तो लो, अच्छा सुन तो लो, दादी पे क्या करा लिए, प्रॉपर्टी में साइन करा लिए। अब भाई अब दादी भी होशियार थी। दादी कह रही इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, सेंचुरी बना के जाऊंगी ऊपर, है कि नहीं बात। अभी उम्र ही क्या है मेरी, 80 साल की तो अभी तो 20 साल। अब दादी कहने लगी 20 साल जीऊंगी तो जीऊंगी कहाँ, ये तो मेरा जो घर हवेली है, दादी अमीर अमीर लोगों में से थी ना। अब मेरे नलायक पोते पोती इतने खतरनाक हैं, बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, बताओ आजकल के जमाने पोते इतने खतरनाक हो रहे हैं, पोता पोती उन्होंने अंगूठा लगवा लिया, दादी की हवेली हमारी। अगले दिन पोता कह रहा है दादी खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, पोसंपा भाई पोसंपा, है ना। अब तो भाई जेल में आना पड़ेगा, प्रॉपर्टी मेरी होगी, प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि तुम दादी हो, ठीक है, तो तुम रह सकती हो, लेकिन कल को ये बात ना हो कि प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा मत बोलना। अब भाई दादी को सही नहीं लगी ये बात कि यार बताओ पोता पोती मेरे इतने नालायक निकलेंगे, सोचा नहीं था। उन्होंने स्यू कर दिया। अब जब बात कोर्ट तक पहुंची तो तुम बहुत खुश, तुम कह रहे दादी बेकार की बात कर रही हो, जीतना तो मुझे ही है, चलो कोई बात नहीं भाई, पैसे हैं तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दद्दू हमारे बहुत पैसे छोड़ गए आपके पास, थोड़ा कोर्ट कचहरी का ही मजा ले लें।
अब दादी ने बोला इसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया, मैं तो अनपढ़ हूं। जज साहब को तुम बोल रहे हो अनपढ़, अनपढ़ होने से क्या है, गिफ्ट डीड है, अंगूठा लगा दिया, प्रॉपर्टी मेरी। कौन जीतेगा? क्यों? हाँ, जज साहब ने बोला, ये केस जज साहब ने सॉल्व किया सेक्शन 13 से। किससे सॉल्व किया? जज साहब ने बोला भाई ओ पोते, तूने दादी को क्या बोला ये बता। उसने बोला गिफ्ट डीड है, अंगूठा लगा दो। तूने अंगूठा लगा दो क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है दादी अनपढ़ है, अनपढ़ है तो अंगूठा ही लगाएगी, साइन तो करेगी नहीं। दादी तुमने पढ़ा? अरे जज साहब कहां से, अनपढ़ तो कैसे पढ़ लूंगी, है ना, और मेरे पास कोई फ्रीक्वेंटली आता भी नहीं है, यही आता जाता रहता है, तो इस पर मुझे भरोसा भी था, इसने मुझे पढ़ के नहीं बताया, तो मैंने बोला चल पोता है मेरा, क्या करें। अब दादी ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन किया जिसको उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है। सबसे पहला केस तो दादी के फेवर में यही गया कि वो अनपढ़ है। दूसरा, जो बंदा उनसे साइन कराने आ रहा है वो उन्हें बता नहीं रहा कि है क्या। अब सुनो, जो साइन कराने आया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको तो पता ही क्या कर रहा हूं, दादी की प्रॉपर्टी। दादी को क्या लग रहा है, गिफ्ट डीड बोल रहा है, गिफ्ट डीड बोल रहा है। हो सकता है 80 बर्थडे पे क्या देना होगा, कोई बढ़िया गिफ्ट दे रहा होगा, है कि नहीं बात। अब ये बताओ, साइन कराने वाला साइन कराने वाले के मन में है प्रॉपर्टी जब ले लूंगा, दादी के मन में 80 बर्थडे में बालक कुछ दे रहे हैं, क्या सेम थिंग? यहां तो सेम थिंग तो छोड़ो, यहां सेम सेंस। तो जज ने बोला अगर कंसेंसस एडिडम नहीं है तो एग्रीमेंट दोनों के बीच में क्या होगा। केस का नाम था बाला देवी वर्सेस मजूमदार। इलिटरेट वुमेन, सबसे पहली खतरनाक बात, इलिटरेट वुमेन, उन्होंने गिफ्ट डीड पे साइन कर दिए ये सोचकर कि उन्हें गिफ्ट में पावर, कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है। ये गिफ्ट डीड, अगली बात एक्सप्लेन नहीं की गई। तो एक तो उन्होंने बोला एक तो मैं अनपढ़ हूं और मुझे बताया नहीं गया, तो जज ने क्या बोला, दोनों ही चीज आपके फेवर में है, दादी चिंता मत करो। She never intended to sign the gift deed, hence there was no consent and therefore agreement is void ab initio। ठीक है, एग्रीमेंट इज void ab, समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, कंसेंट। क्या बताया, कंसेंट। अब एक बालक वॉलंटियर, भाई मोबाइल भी ले आओ, मोबाइल ले आओ, वो घबरा गया बेचारा, मोबाइल ले आओ, इधर आ जाओ कैमरे में, आज सबूत होगा। अब मैं मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल अपना, कैमरे में आ जाओ भाई। भाई का मोबाइल छीन लिया, जिंदा है, जिंदा है भाई, सही बच्चे कह रहे जिंदा है। पासवर्ड शाम को कॉल करके पूछ लूंगा। ये नहीं चाहिए, अरे नहीं, जाओ, पेट में घोंप दी जाएगी। अरे जाओ तो, आ जाओ, जाओ। सुन लो इधर, भाई क्या नाम है, कृष्णा है ना। अब सुनो भाई, अब ये केस क्या तुमने, अब देखो, क्या तुमने सिमिलर केस पहले देखा हुआ है? देखा हुआ है, अभी याद दिलाऊंगा क्या देखा हुआ है। अब कैमरे के सामने मैंने बंदूक, चक्कू, हथियार दिखाकर क्या किया, फोन हथियार लिया। पहला सवाल कृष्णा भाई, कृष्णा से नहीं पूछेंगे, बेचारा वो डर के घबरा गया, बच्चों से पूछेंगे, बाकी जो मजे ले रहे थे भाई क्लास के बाद सबसे मजे लियो। पहला सवाल देखते हैं किसकी बेइज्जती होगी या नहीं होगी। पहला सवाल, यहां पर कंसेंसस एड इडम है या नहीं है, बोलो, है या नहीं है? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं है? नहीं, कंसेंसस एड इडम है या नहीं है? कितने बच्चे कह रहे हैं है? मात्र 2-3 बच्चे, 5 बच्चे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं कंसेंसस एड इडम नहीं है। भाई मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब।
अब सुनेंगे, अब शोर नहीं मचाओ भाई। कृष्णा अब बात नहीं करो, पीछे ध्रुव अब शैतानी मत करो, सुनो फिर ध्यान से। अब जन्म होता है इस चैप्टर के असली बात का, यानी कि तुम्हारी गलती नहीं है। 99% बच्चे यही बोलते हैं भाई, ओ भाई 99% बच्चे बोलते हैं कंसेंसस एरिडम नहीं है। अब एक बार चेक करते हैं, मीटिंग ऑफ द समथिंग इन द सेम सेंस। मैंने उसको बोला बंदूक दिखाकर, चक्कू दिखाकर मोबाइल दे, क्या उसके दिमाग में समथिंग या थिंग, मोबाइल कौन सा आया? अपना ही तो आया होगा, या वो मेरी जेब से निकाल देगा लो? सेम थिंग सेंस करी, सेम थिंग उसने पकड़ ली, सेम सेंस में पकड़ी नहीं पकड़ी? क्या सेंस उसकी मैच हुई कि नहीं हुई कि मोबाइल कौन सा मांग रहे होंगे, जो चल रहा होगा या जिसकी वैल्यू मार्केट में होगी, है ना? कोई ऐसा तो होगा नहीं कि सर मेरे पास तो खिलौने नहीं रहते, खिलौने वाला मोबाइल तो नहीं मांग रहे होंगे। तो इसका मतलब उसने सेम थिंग भी मैच कर ली और सेम सेंस भी मैच कर ली, यानी मीटिंग ऑफ द सेम थिंग सेम सेंस तो थी, लेकिन उसको देख के पता लग रहा था वो घबरा रहा है, तो इसका मतलब फ्री नहीं थी, देना नहीं चाहता था, देना नहीं चाहता था पर देना, क्या बोल रहा हूं मैं, मोबाइल देना नहीं चाहता था। ये लो भाई, सर मैंने क्या गलती करी है, मैं पराग सर की ऐसे मत करो सर, तुम में से किसी का मोबाइल फेंका पराग सर ने? बहुत बढ़िया भाई, मुझे यकीन था इसका ही फेंकना था, है ना? मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द, जिंदा है ना मोबाइल? चलो कौन सा समझ में आया भाई? पीछे कौन सा समझ में आया? क्या बोला मैंने? मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस कंसेंट। क्या मीटिंग ऑफ द सेम थिंग सेम सेंस मेरी और कृष्णा की मैच हुई? हाँ। क्या फ्री है? नहीं है। तो हमने पूछा दत्त साहब, जब मीटिंग ऑफ द सेम थिंग सेम सेंस मैच होती है और वो मैच फ्री नहीं होती, तो इस केस को क्या बोला जाएगा? तो जज ने बोला सर इस प्यार को नाम देंगे कोरिशियन। क्या नाम देंगे? बताओ, जो सेम केस मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्या ऐसा केस किसी वीडियो में, क्लिप में मैंने तुम्हें दिखाया था? हाँ, अवॉइडेबल कॉन्टेंट आई मुन्ना भाई में भी रुस्तम के ऊपर सर्किट ने चक्कू लगाया था कि भाई के माफिक चलते हुए जाना कॉन्फिडेंस से, है ना, और पेपर पूरा दे के आना। इसका मतलब वो सेक्शन कौन सा था? और वो 2i ने क्या बताया था? ऐसे कॉन्टेंट क्या होते हैं? आज उनको डिटेल में पढ़ने का वक्त आ चुका है कि हमने पढ़ा था 2i में कुछ कंटेंट होते हैं वॉइडेबल, और वो कंटेंट वो होते हैं जो धमकी से एंटर किए जाते हैं। आज का सेक्शन ये बोलता है कि वो जो धमकी से होते हैं वो सेक्शन 15 डिटेलिंग करेगा। कौन डिटेलिंग करेगा? सेक्शन 15 डिटेलिंग करेगा। ठीक है बाबू? ठीक है। तो अगर किसी को धमकी दी जाती है या थ्रेट दिया जाता है, उसे कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? तो जज साहब ने बोला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको एंटर करना है और वो फ्री है, तो वो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, यानी कोर्शन से नहीं है तो फ्री है। कंसेंट क्या है? फ्री। अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ाऊंगा, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है तो कंसेंट फ्री, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कंसेंट फ्री, फ्रॉड नहीं है तो कंसेंट फ्री, और मिस्टेक है तो मिस्टेक नहीं है तो कंसेंट फ्री। और इन पांचों में से कोई भी एक चीज मौजूद है तो कंसेंसस एरिडम तो है, पर वो फ्री नहीं है ना? इसका मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में। जज ने बोला फ्लॉ इन कंसेंट। आज का अगला लीगल वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है ब्रेक। हाँ, ब्रीच का मतलब होता है धोखा। हाँ, ब्रेक या धोखा। फ्लॉ का मतलब ब्रेक। यहां ब्रेक मतलब यानी कि कंसेंट में हम क्या नहीं मानेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। किसी भी कंसेंट को अगर फ्री नहीं कहा जाएगा तो वो तब नहीं कहा जाएगा जब वो किससे होगा? कोर्शन से। 15, 16,
17, 18, 20, 21 बिल्कुल सीक्वेंस में है। 19 गायब है, बताऊंगा 19 में क्या लिखा है बताऊंगा। ठीक है, 13 होने लगा हूं, सिर्फ कंसेंट, फ्री नहीं सिर्फ कंसेंट। 14 फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाती, इन चीजों से फ्री कंसेंट नहीं, या फिर फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, जब ये पांचों चीजें नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। 14 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 कोर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिलहाल ये पढ़ेंगे आज 15 और 16। अब अगर कोर्शन की बात करें बाबू, कोर्शन की बात करें तो कोर्शन का मतलब है जैसे मैंने उसको धमकी दी, भाई अपना मोबाइल रख दे वरना मैं मार पिटाई कर दूंगा, सर फोड़ दूंगा, बोतल खोपड़ी पे लगेगी जाके। ठीक है, अब ये तो आम आदमी की भाषा। आम आदमी की भाषा क्या है? थ्रेट। आम आदमी की भाषा क्या है बाबू? थ्रेट। जज ने बोला भाई थ्रेट आम आदमी की अंग्रेजी भाषा है। कोर्शन मीन्स जबरदस्ती, कंपेलिंग। कंपेलिंग मतलब घसीटना, खींचना। कंपेलिंग द पर्सन अंडर द प्रेशर और थ्रेट। सेक्शन 15 ने कुछ और बोला। सेक्शन 15 ने बोला पहली दो बातें, अगर तुमने कोई भी धमकी दी है और वो धमकी वो है जिसे क्रिमिनल लॉ ने मना कर रखा है, जैसे किडनैपिंग की धमकी क्रिमिनल लॉ ने मना कर रखा है, मार पिटाई की धमकी क्रिमिनल लॉ ने मना कर रखा है। समझ में आ रही बात? अगर कोई भी फॉरबिड मतलब मना करना, कोई भी ऐसी धमकी दी है ना, जैसे वो हेरा फेरी में धमकी देते हैं भाई हम आप तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, तो वो क्या है? कोर्शन। अच्छा, उस पिक्चर में वो तीनों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बाबू भैया मिलके एक बेटी को, बच्ची को किडनैप कर लेते हैं, तो किडनैप करने की धमकी देना तो कोर्शन है ही। जज ने एक कदम और आगे बात निकाल दी। जज ने बोला बाबू किडनैप करना भी कोर्शन है। हम कॉन्टेक्ट पढ़ रहे, क्राइम तो है क्रिमिनल लॉ में, हमारे यहाँ क्या माना जाएगा? अगली बात, कोर्शन का मतलब कभी धमकी मत बोलना। कोर्शन का मतलब है कोई भी ऐसा काम करने की धमकी देना जो क्रिमिनल लॉ में बना है, या फिर कोई ऐसा काम कर देना जो क्रिमिनल लॉ में बना है। दोनों ही बातें क्या है? ये लिखी बात। अब ये दोनों बातें किसके ऊपर अप्लाई की गई हैं? ह्यूमन के ऊपर, इंसान के ऊपर। ठीक है, अब ऐसी भाई एक और मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें वो बूढ़े बूढ़े लोगों को घर खाली करवा लेते हैं, है ना? उस पिक्चर में तो दिखाया है, लगे रहो नहीं, हाँ वही, कि भाई बूढ़े बूढ़े लोगों का घर खाली, सर्किट खाली कराता जबरदस्ती। अब सुनना ध्यान से, उस पिक्चर में जब पहले सर्किट जाता है, उस घर को बोलते हैं सेकेंड इनिंग हाउस। वहां पे सारे अनाथ बूढ़े लोग रह रहे होते हैं, है ना, कि जिनके माँ बाप उसे क्या नहीं कर रहे, जिनके बच्चे उन्हें रख नहीं रहे, और वो कहां छोड़ देते हैं? अनाथ आश्रम में। तो पहले सर्किट जाता है, अब वो अनाथ आश्रम की जमीन किसी बड़े बिल्डर के, है ना, प्रॉपर्टी में आ रही होती है। वो कहता है भाई ये क्या करना पड़ेगा? खाली कराना पड़ेगा। तो पहले धमकी देने जाता है सर्किट सारे बूढ़े लोगों को, ए बूढ़े लोग, है ना, भाई ने बोला जमीन खाली करने का है तो खाली करने का है, 15 दिन का टाइम है निकल लेने का यहां से। तो धमकी दी जमीन खाली करने की, घर खाली करने की। क्या क्वेश्चन है या नहीं है? तो जज ने बोला भाई क्वेश्चन किसी इंसान को मारने की या किडनैपिंग की हो, वो भी क्वेश्चन है। धमकी किसी प्रॉपर्टी को खाली कराने की हो, तो थ्रेट टू डिटेन द प्रॉपर्टी भी क्या है? क्वेश्चन है। थ्रेट टू डिटेन द प्रॉपर्टी भी क्या है? अगले सीन में दिखाते हैं कि 15 दिन के बाद घर सर्किट जबरदस्ती खाली करवाता, उनका सामान बाहर फेंक रहा होता है। तो घर जबरदस्ती खाली करा लेना भी क्या माना गया? तो जज ने बोला भाई सिर्फ धमकी को क्वेश्चन मत मानना, जो तुमने धमकी दी उसके जैसा काम भी किया वो भी क्या माना जाएगा? तो बच्चे को एग्जाम में पता क्या भ्रम रहता है, और ये तुम्हें भी रहेगा, कि क्वेश्चन मतलब सिर्फ धमकी नहीं। क्वेश्चन मतलब सिर्फ धमकी नहीं, वो काम कर देना भी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी खाली कराने की धमकी तो क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी खाली करा लेना भी क्या है? तो पॉइंट नंबर सी और डी किस पे लगा? इंसान पे नहीं, इंसान की संपत्ति पे, प्रॉपर्टी पे।
तो सेक्शन 15 कहता है आम आदमी की भाषा में थ्रेट, धमकी इज अ कोर्शन, लेकिन मेरी सेक्शन 15 कह रहा है मेरी भाषा में कोर्शन इज 4 पॉइंट A B C D। अ कॉन्टेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोर्शन व्हेन इट ऑब्टेन्ड बाय, जब कॉन्टेंट में एंटर किए गए 4 चीजों के द्वारा, या तो इंसान के ऊपर धमकी देके कॉन्टेक्ट कर लिया, या इंसान को वो धमकी जो दे रहे वो काम करके कॉन्टेक्ट कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी पे धमकी देके कॉन्टेक्ट कर लिया, या किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती जब्त करके कॉन्टेक्ट कर लिए। सारी बातें क्या है, लिख दोगे ना, समझ में? यानी सेक्शन 15 ने कितने पॉइंट बताए? 4 पॉइंट बताए। ठीक है, अगली बात, अब कुछ इसके केस है बहुत मजेदार मजेदार, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला केस, होश में सुनना ध्यान से। पहला आसान, सर्किट ने धमकी दी भाई गोली मार दूंगा, और उसने डर के मारे अपनी संपत्ति सस्ते में बेच दी 50 रुपए में। कितने में बेच दी? कह रहा भाई गोली मरने से अच्छा 50 में बेचे, कांटेक्ट कर लेता हूं। मैंने कहा ऐसा भी लगेगा, लोगों की कांटेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि फ्री में तो होता नहीं, कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके। मैंने कहा भाई कांटेक्ट करके 50 रुपए में साइन कर। अब भाई ने डर के मारे कितने में साइन कर लिया? मेरी नजरों में तो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैंने तो 50 रुपए दिए, मोबाइल ले लिया। हमने तो कंसिडरेशन वाला चैप्टर में पढ़ा था, समथिंग इन रिटर्न समथिंग कैन बी 1 रुपीज। याद आई बात? तो मैंने कहा भाई इतना पढ़ा लिखा तो हूं मैं, लेकिन क्या कंसिडरेशन के चैप्टर से मैं तुम्हें लीगल नजर आ रहा हूं? क्या फ्री कंसेंट के चैप्टर से क्या ये बात कॉन्ट्रैक्ट लीगल है? तो जज ने बोला सच कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर द कोर्शियन। अब कोर्शियन से किए कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड या वैलिड? बस चप्पल पे चप्पल ना बजा दो तुम्हारे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? क्या होंगे बाबू? तो वॉइड क्यों बोल रहे हो भाई? एग्जाम में मत कर देना, 0 नंबर मिलेंगे। कंसेंट मैच नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अबे कंसेंट मैच नहीं होती। देवर देवा क्या बच्चे मिले मेरे भाई। मैं किस दिन तुम इंटर के बच्चे बाहर जाएंगे, तुम दरवाजा खोलोगे, मैं इस पे लटका मिलूंगा, और यहां मिलेगी पर्चियां तुम्हारे नाम पे लिखी हुई कि मेरी आत्महत्या का कारण कौन है। ये वाले बच्चे सबके नाम ऑफिस से ले लिए जाए, है ना? तो लोगों को पता लगना चाहिए कि एक टीचर के दिल में कितना दुख होता है। पढ़ाने के बाद ही बच्चा क्या कर रहा है, फुल कॉन्फिडेंस, वॉइड, जैसे अब लॉ बच्चा पलट देगा। कम से कम थोड़ी घबराहट से तो बोलते, गलती बोल रहे हो तो। अगर कंसेंट ही नहीं है तो क्या है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या है? तो भाई ये है ना छोटी बातें जो एग्जाम में नंबर कट जाते हैं इसके चक्कर में, है ना? अब क्वेश्चन आ गया धमकी के ऊपर, तो पता लगा तुमने बातें सही लिखी, सेक्शन 15 लिखा, डेफिनेशन में दी, लेकिन आंसर लिखा है क्या, वॉइड, तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई। स्टेप के मिल जाएंगे, लेकिन दर्द एग्जामिनर को ये होगा कि सब कुछ पता होते हुए आंसर गलत है। मतलब तुम कुछ उस वकील की तरह हुए कि जिसे सब पूरा कानून पता है, लेकिन जज के सामने वो बोल गलत रहा है। समझ गए ना बात? मतलब जज कह रहा है भाई तूने वकालत कर ली, तू वकालत की फीस भी ले रहा है, लेकिन वॉइडेबल को तू वॉइड बोल रहा है यार, तो तेरी डिग्री पे शक है मुझे। पहली बात तो उस क्लाइंट को छोड़, तेरी डिग्री निकलवाऊंगा, असली है नकली है कि नहीं बात? फर्जी डिग्री तो नहीं बना रखी तूने, तो उसकी LLB की डिग्री पे शक हो जाएगा। तो अब बताओ, अभी है ना, तो थोड़ी सी बेइज्जती राउंड मुझे इसलिए करना पड़ता है तुम्हारा, ताकि तुम्हारी बात ही याद रहे कि यार सर ऐसी बातें करते हैं, हम लटक जाएंगे, तुम्हारे नाम पे चिट्ठी लिख जाऊंगा, बताओ यार सर ऐसे हम ब्लैकमेल करते हैं आत्महत्या के नाम पर। तो इसलिए करता हूं तुम एग्जाम में गलती ना कर देना। बाला देवी मजूमदार में कंसेंट नहीं थी तो वो वॉइड था। यहां तुम्हारी मेरी कंसेंट है, लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए तो यार मुन्ना भाई में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो पड़ा कि जब रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा बाबू, जब रुस्तम पुलिस स्टेशन जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अभी तक दुनिया के लिए मुन्ना भाई का एडमिशन वैलिड है, इसीलिए एक एग्रीमेंट जो वॉइड और वैलिड के बीच में बेचारा झूलता रहता है वो वॉइडेबल होता है, क्योंकि रुस्तम को कहा जाता है भाई पुलिस स्टेशन जा, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़। वॉइड कराने योग्य, ये बात हमने 2I में पढ़ी थी, बस उसी बात को तो कह रहा हूं कि वॉइडेबल है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है, कोर्शन। अगली बात सुनना ध्यान से,
एक बात जो क्रिमिनल एक्ट में मना थी, सुनेंगे ध्यान से। एक आंटी जी के हस्बैंड बेचारे अल्लाह को प्यारे हो लिए, है ना। अब भाई उसके बाद हुआ ये, आंटी जी अब अकेली रह गई। आंटी जी के पहले 2 बच्चे थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने ना अपने ही परिवार में किसी से ये वादा कर रखा था कि तुम्हारे बच्चे को मैं गोद ले लूंगा, मतलब थोड़े फाइनेंशियली अच्छे होंगे अंकल जी, है ना, मैं गोद ले लूंगा, मैं पाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लूंगा, मेरे 3 बच्चे हैं। अब वो जो बंदा था उसने एग्रीमेंट कर लिया होगा कि भाई ठीक है, हमारा ये बच्चा कहाँ रहेगा, इनके घर में रहेगा, है ना, मतलब बड़ा घर होगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, इस तरीके से। अब अंकल जी तो निकल लिए भाई, अंकल जी जब स्वर्गलोक पहुंच लिए, अब ये प्रेशर डाला गया उनकी विडो पे कि तुम्हें उस बच्चे को गोद लेना पड़ेगा, और अगर तुम गोद नहीं लोगी तो तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। अब यार बताओ क्या धमकी है या नहीं है। अब उस टाइम पे तो, है ना, उन आंटी जी ने क्या किया, साइन कर दिया पेपर कि चलो ठीक है भाई, मेरे पति ने कहा था तो मैं वो नहीं कर रहे, अब वो तो रहे नहीं, तो मैं अडॉप्ट कर रही हूं। तो तीसरे बच्चे उन्होंने उस अनजान जो भी बच्चा उसको गोद ले लिया। अब जब अंतिम संस्कार हो गया, अब भाई पढ़े लिखे लोग होंगे, पैसे वाले भी होंगे, तो उन्होंने जब बात करी यार जबरदस्ती गोद दे दिया, तो मुझे, मैं अपने बच्चों को लालन पालन कर लूं, एक का कैसे करूंगी भाई, हस्बैंड कमाते होंगे, वाइफ नहीं कमाते होंगे फॉर एग्जाम्पल। अब उनके वकील ये जब कोर्ट तक पहुंची तो जज ने बोला कि आपके परिवार ने एक ऐसा काम किया जो इस धारा के तहत क्या है, गलत है, इट इज फॉरबिडन ऑफेंस, अपराध है। किसी को यह कह देना कि इस बच्चे को तुम्हें गोद लेना पड़ेगा, ये आईपीसी में यानी कि क्रिमिनल लॉ में क्या है, अब तो आईपीसी का नाम चेंज कर दिया ना, न्याय आचार संहिता ऐसे कुछ कर दिया अब तो, है ना, मैं भूल गई, अच्छा तुम्हें पता नहीं है क्या, चलो बताता हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो लिखा आईपीसी है, आईपीसी न्यू नेम है ना, भारतीय न्याय संहिता, है ना। आईपीसी वॉज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। यानी आईपीसी ने जो हमारे देश में क्रिमिनल लॉ बनाया था, आईपीसी के तहत, वो अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है, इसे इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि तब हमारे देश में स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी। इट रिमेन इन फोर्स अंटिल द दिसंबर 23, और 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में क्या लग गया, बीएनएस, भारतीय। तो अगर मैं कहूं तो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा बाबू, तुम यहां पर आईपीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, और सेक्शन यहां दूसरा हो जाएगा ना, एज पर रेलिवेंट सेक्शन, ऐसे लिखा जा सकता है, एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही है बात। तो हमारे एग्जाम में इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, तुम क्रिमिनल लॉ लिख देना वही बहुत है। यानी कि किसी को जबरदस्ती गोद दे देना बच्चा क्या होता है, क्रिमिनल। और अभी हमने क्या पढ़ा, कोई भी ऐसा काम करा देना जो बीएनएस के द्वारा क्या है, फॉरबिड है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कोर्शन। तो जज ने क्या डिसीजन दिया, इट इज द कोर्शन ऑन द वाइफ, है ना, देयरफॉर एग्रीमेंट इज voidable, adoption of the child is set aside, adoption of the child is, है ना, बोलो भाई, adoption of the child is। अगली बात, तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक सीए इंटर करने के बाद ट्रेनिंग पे पहुंचा और जाते ही अपने सीए सर से ले लिया लोन, कह रहा सर पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ पैसे दे दो, मोटा लोन ले लिया, सर जिंदगी भर कांटेक्ट कर लेना, चुकाता रहूंगा, ऐसे मत करो। तुम्हारे जो सीए सर थे बड़े दिल के बड़े अच्छे थे, उन्होंने तुम्हें क्या दे दिया, लोन दे दिया। एक दिन तुम्हारी खोपड़ी में पता नहीं क्या बात आई, तुमने जो सीए सर के लैपटॉप रखा था, लैपटॉप उठा लिया भाई,
ऐसे बच्चे तो क्लास लेट करते हैं, तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चे कहते हैं जल्दी छोड़ा करो सर, 2-2 घंटे कौन पढ़ाता है, ठीक है। फिर मैं रोस्ट करूंगा, रोस्ट। सुनो ध्यान से, अब उसने लैपटॉप उठा लिया फॉर एग्जाम्पल, और लैपटॉप उठाने के बाद बोल रहा है उसी लैपटॉप में सीए सर का सारा डेटा था। कह रहा है सर लैपटॉप यूं जाएगा उड़ता हुआ, और वहां दीवार पे जाके लगेगा चीथड़े चीथड़े। सर कह रहे ओ भाई क्या कर रहा तू, ये गलत है, तू मेरे ट्रेनिंग करने आया है तो तू मेरे बदमाशी करने आया है। सर लैपटॉप फोड़ दूंगा, आज मेरा दिमाग खराब हो चुका, लैपटॉप फोड़ दूंगा। अब सर घबरा के कहने लगे भाई बालक है, कुछ भी कर सकता है। कहना भाई ये भाई बड़े खतरनाक, मैंने गलती ले ली इसे ट्रेनिंग में, बड़ा खतरनाक बालक है, तो पैसे भी ले लिए। वो कह रहा क्या तुझे चाहिए क्या, इसमें डेटा पड़ा है भाई, सारे क्लाइंट का डेटा पड़ा है, क्लाइंट का डेटा चला जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, हजारों क्लाइंट है हमारे। कह रहे हजारों के हजारों क्लाइंट जीरो कर दूंगा आज मैं। वो कह रहे भाई बता तो चाहिए क्या, और पैसे चाहिए, लोन और चाहिए, ले लेना, मैं कब मना करो, पैसे जरूरत है ले ले। कह रहे लोन चाहिए नहीं, जो लोन दिया था माफ करो वरना फोड़ दूंगा। अब उसने लैपटॉप फोड़ने के बदले में लोन माफ करा रहा है, क्या ये धमकी है या नहीं है? तो जज ने बोला भाई धमकी तो धमकी होती है ना, चाहे मार पिटाई की हो चाहे किडनैपिंग की हो, इसमें क्या सीएस सर के ऊपर तुमने कोई मार पिटाई की धमकी दी, किडनैपिंग की दी? तो जज ने बोला कोर्शन का मतलब क्या है, धमकी। तो अगर तुमने धमकी दी किसकी, कि मैं कोई चीज तोड़ दूंगा, सर आपको नहीं मार रहा ना, मैं आपको किडनैप कर रहा, पर मैं आपकी असेट को तोड़ दूंगा, तो ये केस कौन सा आया बाबू, ये वाला केस कौन सा आया? और विडो वाला केस कौन सा था? विडो वाला केस था उस इंसान के ऊपर, उस इंसान को अडॉप्ट करो वरना उसे क्या नहीं करने देंगे, फ्यूनरल नहीं करने देंगे उसका अंतिम संस्कार। और ये किसका आया? प्रॉपर्टी। तो जज ने बोला भाई इंसान के ऊपर तुम धमकी लगा दो, चाहे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर धमकी दे दो, धमकी तो है ना। इसके इन केस को याद करने की जरूरत नहीं है ना। लोन एग्जामिशन इज गिवन इज नॉट बिकॉज इट इज कोर्शन, कि भाई मेरी सारी लायबिलिटी माफ कर दो वरना मैं तुम्हारे खाते जला दूंगा। जज ने बोला भाई ये काम बिल्कुल गलत है, कोर्शन। बोलो समझ आई बात? अब चिल्ला चिल्ली नहीं मचाएंगे भाई, है ना। शोले पिक्चर देखिए, बताओ उसमें एक सीन आता है, आता ना ये वाला सीन, बहुत 12 मिनट का है, बहुत लंबा सीन है। तो भाई अब एक बंदा टंकी पे चढ़ के पूरे दुनिया के सामने चिल्ला रहा है कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, साफ साफ बोल रहा है कूद जाऊंगा, ठीक है। सुसाइड की धमकी लटकने को तैयार बेचारा। अब सुनोगे ध्यान से सुनो। अब ये बताओ सबसे पहले तुम्हें, हाँ धमकी कोई अपराध नहीं है भाई, समझ में आई ना बात। अब अपने एग्जाम में बस इतना ही है, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ऑफेंस बट थ्रेट टू सुसाइड इज। अब वापस आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट पर, सुनना ध्यान से। अब ये बंदा टंकी पर चढ़कर ये चिल्ला रहा है कि मैं कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो बसंती से शादी करा दो। किससे शादी करा दो? बसंती से शादी करा दो। और बसंती के साथ शादी का क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे क्रिमिनल लॉ को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर, ये रही बसंती। ठीक है भाई, मौसी भी तैयार है और यानी लड़की भी तैयार है, लड़की के घर वाले भी तैयार है। अब ये किया गया कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है?
सुसाइड की धमकी, अटेम्प्ट सुसाइड की धमकी दे रहा है, कूद जाऊंगा, अटेम्प्ट होगा जब कूद जाएगा वो, है ना। सुसाइड की क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। अब ये बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? वॉइडेबल क्यों है? फ्री कंसेंट क्यों नहीं है? तो मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या ये कोर्शन है या नहीं है? जज ने बोला क्रिमिनल लॉ से क्यों कंपेयर करते हो कॉन्ट्रैक्ट को? क्रिमिनल लॉ भैया वो तो खतरनाक लॉ हो गया, हम तो बच्चे हैं उसके सामने। हमारे यहां तो कोर्शन का मतलब धमकी, और धमकी का मतलब किसी इंसान पर या किसी प्रॉपर्टी पर। अब तुम सुसाइड की धमकी भी दोगे तो हमारे यहाँ तो क्या रहेगा, हमारे कोर्शन तो कोर्शन ही रहेगा, हमारे यहाँ वो वॉइडेबल है। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है वो उनसे पूछ लेना, है ना। तो इसका मतलब जज ने क्या बोला, इस तरह की हरकतें करके बसंती के साथ कांटेक्ट कर लेना, वरना कैंसिल कर देना भाई ना। देखो बसंत, इस तरह की हरकतें करके बसंती के साथ कांटेक्ट कर लेना क्या माना जाएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बसंती अंडर द कोर्शियन। और बसंती चाहे तो उसे वॉइड करा सकती है क्योंकि ये वॉइडेबल है। और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड जब होते हैं जब जिसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है दुखी पार्टी एग्रीड पार्टी कोर्ट जाती है ना। तो जज ने इसको बनाया इस थ्रेट टू कमिट सोसाइटी कोर्शियन। सवाल ये बना, ये 2 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है 2024 में, ये 2 मार्क्स का आया हुआ है भाई। वो स्त्री है, याद है ना, ऐसी आईसीआई है, वो स्त्री है भाई, कुछ भी पूछ सकती है। अब बच्चों को लगता है ये कोई बात है पूछने वाली, सुसाइड क्वेश्चन होता है नहीं होता ये बताओ भाई, कोर्स में है ना तो पूछ सकते हैं बस, डायरेक्ट 2 मार्क्स का, है ना। केस का नाम याद ना हो पर क्या रखना है, मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि लॉ में हर छोटी चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सीए जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब बच्चा क्या याद कर रहा है, कोर्शियन, बच्चा क्या याद कर रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बच्चा क्या याद कर रहा है, मिस्टेक, और वो पूछ क्या रहा है, बता सुसाइड की धमकी कोर्शियन है या नहीं है। समझ में ना बात, बच्चा दिमाग लगा रहा है इन पे, ठीक है। तो जज ने क्या बोला, पहली बात नाइदर सुसाइड और नाइदर थ्रेट। अब जिसने सुसाइड कर ली वो तो मर गया ना, तो उस पर क्या केस कर लोगे, तो सुसाइड हो गई और धमकी, ये क्या है, पनिशेबल नहीं है। लेकिन क्या पनिशेबल है, अब हमारे यहां मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, अपने यहां क्या होता है बाबू, कोर्शन माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड या सुसाइड की धमकी भी हो तो भी क्या माना जाएगा, कोर्स। ये लिखी बात। एक बंदे ने जिसका नाम था चिक्कम अमीराजू और उसके घर वालों का नाम था चिक्कम सीसामा, उन्होंने धमकी दी कि भाई मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो। होगी भी बच्चों के नाम कुछ प्रॉपर्टी, वैसे तो होता है कि बच्चे कहते हैं माँ बाप से मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मान लो भाई तुम सीए बन के बड़े संपत्ति होगी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर वाले कहने लगे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। कितने खुशी का दिन होगा, खुशी का दिन इस सेंस में नहीं कि घर वाले आत्महत्या के दिन, खुशी का दिन इस सेंस कि अब तक जगत में क्या होता था कि बच्चा अपने बाप को धमकी देता था कि मेरे नाम पे बाप प्रॉपर्टी कर लो वरना मैं लटक जाऊंगा। आज पिताजी अपने बच्चों को कह रहे हैं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर वरना आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन जज ने बोला बेटा बाप को धमकी दे रहा हो, बाप बेटे को धमकी दे रहा हो, क्वेश्चन तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। बाबू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका असर क्या हुआ, एक असर तो तुम जानते हो, एग्रीमेंट बाय क्वेश्चन इज, ये लिखी बात, क्वेश्चन क्या होगा, ये बात किसमें लिखी है, कृष्णा भाई मैंने तो मोबाइल उठा दिया ना, 50 रुपए निकाल। 50 रुपए कहां ले लिए मैंने, क्या ले लिए, कहां ले लिए मैंने, नहीं ठीक। सुनो अगली बात ध्यान से, जब हम दोनों कोर्ट में खड़े हैं, सुनो भाई हम दोनों कोर्ट में खड़े हैं
तो मैंने मोबाइल लिटाया नहीं लिटाया, ये बात किसने बोली? हाँ मुझे पता उसके पास, ये बात किसने बोली? बोलो, 72 ने। अच्छा, जैसे मैंने बोला भाई कृष्णा भाई लॉ के हिसाब से मैंने मोबाइल लौटा दिया, तो मुझे क्या लौटाएगा? 50 रुपए। ये बात कृष्णा को किसने बोली? अब मुझे लॉ में यही बुरी बात लगती है, जब तुमने एक सेक्शन बना दिया 15, समझ रहे हो, तो भाई 15 में ही लिख दो वॉइडेबल, 15 में लिख दो मैं मोबाइल दे दूंगा, 15 में लिख दो 50 रुपए दे देगा, बात खत्म। और जो हर्जाना होगा, भाई मैंने धमकी दी, हर्जाना होगा, मैटर ऑफ फैक्ट है, कोर्ट फैसला करता रहेगा। जजने का नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। मजा कब आएगा? जब एक एक लाइन अलग अलग सेक्शन में लिखी जाए, मतलब बच्चा लाइन लाइन के लिए क्या करता रहे? सेक्शन रटता रहे। देखो सेक्शन 13 ये बोलता है कंसेस एडिडम होनी चाहिए, नहीं होगी तो वॉइड होगा। सेक्शन 14 ये बोलता है किसी भी कंसेंट को फ्री बनाने के लिए 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आया सेक्शन 15 ने बोला कोर्शन यानी धमकी, थ्रेट, धमकी से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन होते हैं, और इसमें फ्री कंसेंट नहीं होती। ठीक है, फिर हमने बोला अगर फ्री कंसेंट नहीं होती तो इसका असर क्या होता है? असर वालों ने बताया पहला असर ये होता है कि सेक्शन 19 के हिसाब से, सेक्शन 72 के हिसाब से धमकी देने वाला सामान रिटर्न करेगा, और जिसको धमकी दी गई सेक्शन 64 के हिसाब से 1 तीर और 4 शिकार, 1 2 3 4 सेक्शन। समझ में बात? अब जिस बात को एक ही सेक्शन में लिखा जा सकता था, उन्होंने 4 सेक्शन, 3 सेक्शन एक्स्ट्रा बना दिए। नोट करा? अब तुम्हें एक बात समझ में आई कि जब मैंने तुमसे बोला था कि सेक्शन 19 क्या भी बताऊंगा, अब सीक्वेंस देखो, 15 धमकी, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17-18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 खाली रह गया। तो 19 खाली नहीं है, 19 क्या कहता है? 19 कहता है सेक्शन 15 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट, 19 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज, सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए 19 बना दिया। हाँ, और मजेदार बात है 19 की जगह 16 होना चाहिए था। सीक्वेंस में तो रखते हैं, पर 15 अलग चल रहा है, 16 अलग चल रहा है, 17-18 चल रहा है, फिर कह रहे 15 वाली बात को अब बताएंगे। ये कोई बात है भाई? अजीब अजीब लोग होते हैं लॉ बनाने वाले, पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं, कुछ नहीं पता लगता। 15 की बात का असर इतनी दूर 19 में लिख रखा है, और मुझे मोबाइल लौटाना ये बहुत दूर लिख रखा है 72 पर। समझ रहे हो? उस भाई को मुझे पैसा लौटाना ये बात लिख रखी है। 15 और 72 में भी कितना डिफरेंस है? अरे तो एक ही बना देते 72, उसमें लिख देते मैं मोबाइल लौटाऊंगा, वो पैसा लौटाएगा। है कि नहीं बात? अब क्या करें, लिख दिया तो भाई लिख दिया, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 19 कहता है 15 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। बोलो, पूरा का पूरा बहुत डिटेल में भाई, पूरा का पूरा बहुत डिटेल में 1 घंटा लगाया पूरे सिर्फ एक पेज पर। दीदी सुन रही बात? पर्चे देख रही हो? बस 1 घंटा लगाया मैंने एक पेज पर। अगली बात, पहले बताओ कोई डाउट है इसमें? एक बार निहाल लो भाई फिर से, कोई डाउट हो तो। 15 क्या बोलता है? 15 क्या बोलता है? 4 बातें। 15 क्या बोलता है बाबू? चारों में कोई डाउट? 2 इंसान के ऊपर, 2 प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना? ये डायग्राम मैंने बना दिया समझाने के लिए। अगला 3 केस लॉ है। पहला सिंपल है, दूसरे में बताया गया किसी बच्चे को गोद दे देना भी क्या होता है? कोर्शन की तरह माना। किसी की प्रॉपर्टी को यह कह देना कि भैया खाते जला दूंगा, मेरा उधार माफ कर,
सबसे खतरनाक बात, पता नहीं आईसीआई ने पूछ लिया तो पूछ लिया, धमकी भी क्या होती है? कोर्शन, मरने की धमकी भी। कितने असर? 3। पहला असर वॉइडेबल, दूसरा असर 64 में वो मुझे पैसा देगा, 72 में मैं उसे मोबाइल लौटा दूंगा। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई, इस सत्संग के साथ, है ना? क्योंकि तुम्हें पता है एक दिन में भाई, एक दिन में पढ़ के तो पास नहीं हो सकते ना। अब देखो, मैंने तुम्हें पहली क्लास में बोला था, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, मैंने पहली क्लास में बोला था भाई रोजी रोटी वाली मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, जो तुम पढ़ रहे हो आज स्पेशली मेरी क्लास में और अकाउंट्स वाले सर की क्लास में, वो रोजी रोटी है। क्योंकि सीए बनने के बाद या सीए से पहले जब तुम ट्रेनिंग पे जाओगे तो तुम्हें 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो लॉ डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे टैक्स में, टैक्स क्या है? लॉ, या फिर ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओगे। वही रोजी रोटी होती है ना? राइट, वही रोजी रोटी होती है कि भाई मुझे सीए बनने के बाद मजा किस में आ रहा है? अकाउंट्स और ऑडिट में आ रहा है, या फिर टैक्सेशन में, रिटर्न भरने में, तो रोजी रोटी इससे कमानी है। अब इससे रोजी रोटी कैसे कमा सकते हैं? जब मेरा बेस मजबूत होगा, क्योंकि इंटर में मैंने बोला भाई 6 में से 3 क्या है? लॉ है। पहले ग्रुप में 2 तो लॉ ही हो गए, टैक्स भी लॉ होता है और लॉ तो लॉ है ही, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, अकाउंट्स। इंटर का पहले ग्रुप में 2 ही लॉ हो गए। दूसरे ग्रुप में एक कॉस्टिंग होता है और एक होता है ऑडिट। ऑडिट पूरा क्या है? लॉ, पूरा थ्योरी 100% लॉ। ऑडिट्स के रूल्स क्या होते हैं? ऑडिट करने के रूल्स क्या होते हैं? ऑडिट का मतलब क्या होता है? खातों की चेकिंग करना। तो भाई जो रोजी रोटी बन रही है उससे मजे नहीं ले सकते। मैं क्लास में भले ही मजे ले लेके पढ़ा दूं, लेकिन और तुम्हें बात समझ में भी आ रही है, लेकिन घर पे सीरियस रहना पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताओ, तुमने फाउंडेशन में सब कुछ सुना होगा, एक चीज कॉमन सुनी होगी, बच्चा जो फेल होता है लॉ और मैथ्स। अकाउंट्स की वैसे कोई फेल नहीं होता, रीजन 11वीं 12वीं से लॉ अकाउंट्स पढ़ रहे होते हो, और यहां मिलते हैं मात्र मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना? समझ में बात? ये कारण है। अगर कल को अकाउंट्स भी कह दी जाए ना कि भाई सीधा एग्जाम 5 महीने के बाद है, तो 11वीं में बच्चा फेल हो जाए, क्योंकि उसको तो जो 3-4 महीने में तो एंट्री करना सीखता है, पेटी कैश, जनरल, पीएन, समझ रहे बात को? इसलिए 2-2 साल पढ़ाया जाता है। तो भाई इसलिए रोजी रोटी की तरह मानना है, और ये मानना है कि भाई लॉ को इस तरीके से मजबूत कर लेना है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट पूछे, मुझे कॉन्सेप्ट भी आता है, मुझे कोई सेक्शन पूछ ले तो मुझे सेक्शन ही बताए, और मुझे कोई कहते लिख दे तो मैं लिख कर भी बता सकता हूं। तीनों तरीके से मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर आईसीआई पूछ ले या कोई मेरा पड़ोसी पूछ ले तो मजा है जिंदगी में लॉ पढ़ने का, है ना? और वो पता क्या होता है, कभी कभार ब्लफ भी मार दो ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता है ब्लफ भी मार दो किसी को। ब्लफ कैसे? जैसे मैं कई बार कर देता हूं ऐसा, या मैं कर देता था पहले कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ टैक्स वगैरह। जो दोस्त लोग होते हैं ना तो कुछ सवाल पूछते थे और उन्हें पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो मुझे आता हो ना आता हो मैं ऐसे बोलता था, सुन सेक्शन 72 ऑफ इनकम टैक्स पढ़ लियो। तो उसे लगता था भाई जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, भाई तू जो कहेगा वही सही है, तू बता क्या होगा इसका आंसर। तो समझ रहे हो? मैं पहले, अरे स्टूडेंट लाइफ में तो यार ऐसे ही होते हैं, मुझे नहीं पता 72 है सेक्शन है कि नहीं है, पर सामने वाले को लगता भाई इसने बोल दिया तो होगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया खुद को और सामने वाले को अपने ऊपर? क्योंकि उसे पता है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तुम इससे अकाउंट से पंगे ले सकते हो, पर तुम इससे लॉ में नहीं ले सकते, तुम इससे टैक्स में नहीं ले सकते पंगे। तो मैं उनसे ये कहता था तुम मुझसे पंगे ले लेना किसमें? अकाउंट्स में। अली सर पढ़ाएंगे कॉस्टिंग, है ना, कॉस्टिंग में, दूसरे सर पढ़ाएंगे ऑडिट उसमें, लेकिन मुझसे पंगे किसमें मत लेना? लॉ टैक्स में। तो उन्हें पता रहती थी बात। और उसमें अगर तुमने कुछ बोल, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस पता कब काम आता है? जब हम ट्रेनिंग में या सीए बन जाते हैं। अब सीए बन के कोई क्लाइंट आया, अब वो क्लाइंट तुमसे सिर्फ तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि इसे आता है नहीं आता, आता होगा तो इसके यहाँ फाइल दूंगा। तुम कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तुम 2-4 सेक्शन फेंक दोगे उसके ऊपर। और खासकर ऐसे सुन, 15 में लिखा है ये, 19 में इसका असर है, 65 में तू मुझे देगा, 72 में मैं तुझे दूंगा। तो कहेगा भाई साहब
भाई अगर मैं आर्टिकल हूं तो सीए सर के पास तारीफ चली जाएगी, भाई ये जो आपका आर्टिकल है ना भाई सेक्शंस के अलावा बात ही नहीं करता, ये तो मेरी फाइल इसी को देना, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है बाकी सब आर्टिकल से। समझ रहे कॉन्फिडेंस लेवल? ये कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारे अंदर कब आएगा? जब तुम्हें सच में आता होगा। तुम ब्लफ भी कम मार पाओगे भाई, एक सेक्शन का ही तो मार सकते हो, उसमें रिस्क नहीं है, सामने वाले ने चेक कर लिया 72 तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। और क्लाइंट के सामने नहीं मार सकते, क्लाइंट के सामने अगर उसने चेक कर लिया तो ये कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब तुमने उसे कई बार पढ़ा होगा। मुझे क्यों याद है? मुझे इसलिए याद नहीं कि मैं इनको बैठ के रटता हूं, क्यों याद है? क्योंकि मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, और 15 साल से मिनिमम 2 बैच हो गए, आरकेजी के 2 बैच हो गए मिनिमम, कहीं और के 2 बैच हो गए, तो एक साल में एक ही सेक्शन को मैं 4 बार पढ़ता हूं, और 15 × 4 है ना, कितनी बार पढ़ लिया? 60 बार पढ़ लिया, ठीक है। तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं इन चीजों को पिछले कई सालों में, तो एक साल में कितनी बार? 4। आईसीआई भी यही कहता है, आईसीआई की थ्योरी के हिसाब से भी यही है। कोई बच्चा आईसीआई के किसी भी एग्जाम में पास हो जाएगा, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अगर उसने कितनी बार रिवीजन कर लिया। सिंपल थ्योरी है। आपने एग्जाम से पहले 4 बार रिवाइज कर लिया, और 4 बार हो चुका है अगर तुम देखो तो। कैसे? एक बार मैंने पढ़ाया अबे हट, एक बार पढ़ाया, वो तुमने पढ़ा, उसको हम पढ़ाई में कह देते हैं, पढ़ लिया। अगली बार मैंने रिवाइज कराया तो पहला रिवीजन, बोलो। दूसरी बार मैंने कहा अभी कुछ बच्चे नए हैं तो उन्हें एक बार मौका दे दो पढ़ने का, फिर टेस्ट लिया। जिस बच्चे ने ईमानदारी से दिया 2 बार रिवीजन, मैंने कहा टेस्ट लिया, आगे फ्यूचर। दूसरी बार रिवीजन हो गया, अगर पढ़ के दोगे ढंग से तो 2 बार रिवीजन। अब मैंने जो टेस्ट लिया पहले 3-4 चैप्टर का लिया, फिर मैंने कहा फुल कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट, 3 बार रिवीजन। फिर मैंने बोला फुल लॉ का टेस्ट, फुल लॉ का भी तो होगा मॉक टेस्ट, तो वो सेक्शन 4 बार रिवीजन। और फिर क्या एग्जाम से पहले पढ़ोगे ही नहीं? एग्जाम से जो 1.5 दिन मिलेगा उससे भी तुमने पढ़ा, तो 5 बार नहीं हो गया? बचे 5 बार ईमानदारी से करना है तो पास हो जाओगे, गारंटी लिख के दे सकता हूं, बच्चा पास हो जाएगा। वो जिसने टेस्ट सारे दे दिए है ना, पहली बार पहले 3 चैप्टर का टेस्ट दिया, फिर पूरे लॉ का टेस्ट दिया, फिर पूरा मॉक दिया, पास। और मैं एग्जाम देने क्यों जा रहा हूं? फेल होने, पास होने? तो पास होने जा रहा तो वो काम करना सीखो जिसकी वजह से पास होना है। भाई दिन बहुत तेजी से गुजरते हैं, हमें पता ही लगता है ना। 1 महीना निकल के पता ही लगा ना, ऐसी भाई 2 महीने में निकल जाते हैं, क्या कि नहीं बात? अब सुनो ध्यान से, अब आते सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग यही है कि भाई क्या मानना है लॉ को, बेस सत्संग यही है भाई। ये मान के पढ़ना है तो दिल में ईमानदारी जनरेट होगी कि यार देखो मैं पढ़ाने आता हूं ना। क्यों पढ़ाने आता हूं? क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस देते हो, मेरा घर चलता है ना। तो मैं क्या मानता हूं पढ़ाने को? मैं लॉ पढ़ाने को रोजी रोटी मानता हूं। तो सुन लो इधर, है कि नहीं बात? तुम तो भाई चले भी जाओगे मुझे पता है। तो अगर आगे ईमानदारी से काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सुनो भाई अगली बात, समझ में आ गई भाई इतनी बात? कृष्णा भाई, अब इसी सीरियस मेहनत के साथ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक अगले सीन से। आज से बहुत साल पहले एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, उसका नाम था, वो उसमें गाना था तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी। उस पिक्चर के पहले 5 मिनट में पूरा लॉ डिफाइन है, 5 मिनट का तो 15 मिनट में, है ना। वो है नहीं यूट्यूब पे ना, नहीं है वो, मैं घर से देख के आता हूं भाई, मुझे पता नहीं है, वो रेंट और किराया मांगते हैं उस पे ना। अब सुनो ध्यान से, जो थी मैंने दिखा दी, तो सीन को समझ जाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी वही समझ जाएंगे। उसमें शुरू में दिखाते हैं, नंबरिंग चल रही होती है पिक्चर की, उसमें अनुष्का शर्मा की शादी चल रही होती है, शादी होने वाली होती है। तो जैसे बारात आ रही होती है तो फोन आता है अनुष्का के पिताजी के पास कि भाई बारात घर से निकल चुकी है, शाम तक पहुंच जाएगी, शादी हो जाए। ऐसे होता है हमारे यहाँ, बारात घर से निकलेगी, दूर से आ रही है। तो अब फिर शाम के टाइम पे अनुष्का के पिताजी को एक फोन आता है कि बारात खाई में गिर गई और सारे लोग मर गए, मतलब दूल्हा भी मर गया। अब
ये बात अनुष्का शर्मा के पिताजी को बहुत ज्यादा दिल पे लगती है ना, और फिर उनको दिल का दौरा, हार्ट अटैक टाइप आता है और उन्हें दिखाते हैं अगले सीन में हॉस्पिटल। ठीक है, कहां दिखाते हैं, अब सुनेंगे ध्यान से। हॉस्पिटल में अनुष्का शर्मा उनसे मिलने पहुंचती है। पिताजी पहुंचते ही पहला डायलॉग ये बोलते हैं कि बेटी मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या है? तो अनुष्का शर्मा बोलती है ठीक है पिताजी, आपकी जो अंतिम इच्छा होगी मैं जरूर पूरी करूंगी। तो कहते हैं कि एक लड़का है, शाहरुख खान को बोलते हैं ना, कि एक लड़का है वो मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि तू उससे शादी कर लेगी तो वो तुझे खुश रखेगा। इस तरह की बातें करते हैं। वो कहती है कि पिताजी अभी तो जो मेरे पति जो हो नहीं पाया, होने वाले पति का जो नहीं हो पाया, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि उससे शादी कर लियो। तो वो कहते हैं बेटा बचने के चांस मेरे कम है, पर मैं तुझसे वादा चाहता हूं। अब भाई ऐसा कहके फिल्मी स्टाइल है, ऐसे करते करते बेटी का हाथ पकड़ते हैं और अंकल जी, अब भाई बेटी पिता को एक वचन देकर जो पिता का अंतिम संस्कार करती है और किससे शादी कर लेती है? अब शाहरुख खान से शादी कर लेती है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे शाहरुख खान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो अब शादी तोड़ना चाहती है। तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते? बोलो, नहीं तोड़ सकते? जो कह रहे हैं नहीं तोड़ सकते वो फिल्म में घुस गए, इसलिए दिखाता सीन, क्योंकि बच्चा फिल्म का सीन देखे फिल्म में घुस जाता है। भाई फिल्म में घुसने की वजह लीगल प्रोविजन पे आओ। सबसे पहली बात सुनेंगे ध्यान से, क्या पिताजी ने चक्कू दिखाया? क्वेश्चन तो नहीं है। क्या पिताजी ने कोई ऐसी धमकी दी कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे? तो पिताजी ने क्या किया? इमोशनल ब्लैकमेल किया। इसी इमोशनल ब्लैकमेल को बोलते हैं छह नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता नहीं, आ चुका। जनवरी 25 का पेपर उठाना, जनवरी 25 का पेपर उठाएंगे बच्चे। अभी डाउनलोड नहीं हो तो घर पे देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पता क्या लिखा था? बच्चों की गलती समझना, बच्चे की गलती क्या है। क्वेश्चन आया, राइट द लीगल रूल्स ऑफ प्रोविजन एंड व्हाट आर द रिलेशंस undue influence, what are the relation on which undue influence can apply। अब बच्चे को पता क्या लगता है? बच्चे को लगता है जैसे मान लो बालक मुझसे पढ़ा तो उस बच्चे को लगेगा अरे सर ने वो अनुष्का शर्मा वाली बात बताई थी ना। मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि बाप बेटी, माँ बाप और बच्चों में undue influence होता है, कि माँ बाप बच्चे पे क्या कर देंगे? undue influence कर देंगे। तो बच्चा एक ही लाइन लिख के आता है, पेरेंट्स हैविंग द undue influence on the children। गलत जवाब। 6 नंबर मिल जाएंगे। अब सुनो 6 नंबर में क्यों आया। पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि undue influence है क्या। पहला केस, undue influence means dominating the will of other person and take the, यानी जब तक ये वर्ड नहीं लिखोगे ना, जो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, डोमिनेट द विल, और ये दोनों एक साथ प्रूफ करने पड़ेंगे कोर्ट के आगे। तो अनुष्का शर्मा कोर्ट में खड़ी है, उसके पिताजी तो नहीं है ना। मान लो अनुष्का शर्मा कोर्ट में खड़ी है, सामने शाहरुख खान भी खड़ा है। शाहरुख खान का बेचारा कोई लेना देना नहीं। अनुष्का शर्मा कह रही है कि मैंने इस पर्सन से शादी करी क्योंकि मेरे फादर ने मेरी विल को डोमिनेट किया। मतलब मैंने कहा था मेरे पापा को कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा को डोमिनेट किया, जिसका एडवांटेज मुझे तो कोई नजर नहीं आया, क्योंकि मैं तो सुखी नहीं हूं उसके साथ। अनफेयर एडवांटेज मेरे पापा ने ले लिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो इसके साथ सही रहेगी। तो मेरे पापा का एडवांटेज है, उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाके काम किया, इमोशनली ब्लैकमेल करके। तो जज साहब मेरे मेंटल प्रेशर को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना फायदा जिन्होंने उठाया वो तो चले गए, मैं क्यों सजा भुगत रही हूं। तो जज कह सकता है अगर ये दो बातें बहन तूने एग्जाम में या कोर्ट में लिख दी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइड नहीं, वॉइडेबल। क्या बनेगा? अब वॉइडेबल कहने का मतलब जब अनुष्का शर्मा कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाएगी तब इस बात का खुलासा होगा
कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो अनड्यू मतलब, अच्छा अकाउंट्स में लिखते हैं ड्यू, ड्यू का मतलब पेंड, यानी मुझे देना पड़ेगी लाइबिलिटी। अनड्यू मतलब जो मेरे ऊपर पेंडिंग। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर, है ना, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर, ऐसा प्रभाव डाला गया जो मेरे ऊपर अनड्यू था, मेरे ऊपर ड्यू। पहला पॉइंट समझ में आ गई बात। अब देखो इतने रिश्ते हैं जो एग्जाम में 6 नंबर का आया और बच्चा एक ही लिख के आता है, सर आपने क्लास में बताया था पेरेंट्स और बच्चा, यानी कि अनुष्का के पिताजी ने अनुष्का के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, हमें तो लगता है वही एक रिश्ता होता है। तो 1 2 3 4 रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। पहले का नाम दिया रियल और एपरेंट अथॉरिटी, जहां आपका हक होता है हक, मालिक का नौकर के ऊपर हक है, मां बाप का बच्चों के ऊपर हक है, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स असेसी यानी जिसकी इनकम टैक्स की फाइल चल रही है उसके ऊपर हक है, और स्कूल में किसी प्रिंसिपल का टेम्परेरी टीचर के ऊपर, टेम्परेरी टीचर के ऊपर क्या है, हक है। कितने लोग हो गए? 4 लोग। कितने लोग हो गए? 4 लोग। ठीक है, इन चारों को इधर ध्यान दो, इन चारों को क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्या है? अनड्यू, अरे क्लास के बाहर लड़ने देना भाई, सुन लो इधर। 4 लोगों के ऊपर क्या होता है? रियल और एपरेंट अथॉरिटी। अगला अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है अगर कोई बंदा फेथ में होता है, जैसे भाई ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। जैसे सलमान खान एक चलाते हैं ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन, तो सलमान खान को बोला ट्रस्टी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट। बेनिफिशियरी कौन हो गए? जिनका लालन पालन, जिन बच्चों का देख रेख सलमान खान करते हैं कि भाई मैं इनका लालन पालन करता हूं, पढ़ाता हूं, तो ये उनका भरोसे का रिश्ता हो गया। अब सलमान खान उन बच्चों को कुछ भी कहेंगे, उन बच्चों के ऊपर क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। वो कहेंगे प्यार मोहब्बत में ये काम करना है तो उन्हें करना पड़ेगा। ऐसे भाई किसी स्पिरिचुअल गुरुजी और उनके चेले जो हो गए फॉलोअर्स, बाबा जी ने बोला ऐसा करना है तो ऐसा करना है, तो वो क्या है? वो क्या है बाबू? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील। अगर वकील क्लाइंट को बोलेगा कि भाई तुझे कोर्ट में ये बोलना है, अब कोई चक्कू थोड़ी दिखा के बोल रहा है वो, तो भाई क्लाइंट क्या करता है? वही बोलता है, यार वकील साहब ने बोला तो यही बोलना पड़ेगा। और गार्जियन मतलब चाचा ताऊ मामा, बच्चे के ऊपर क्या होता है? क्योंकि भरोसा, बच्चा अपने चाचा ताऊ मामा पे भरोसा करता है कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे चाचा ताऊ क्या करेंगे, मुझे ढंग से रखेंगे, उनकी बात को वो टालता है। हमारे साथ भी तो यही है, एक बार को पापा ने बोल दिया ये बात, ये काम कर लियो, तो एक बार को तुम कहते हो और पापा सॉरी भूल गया मैं, लेकिन अगर ताऊ जी ने बोल दिया फिर कर देते, फिर नहीं भूलते। होता नहीं होता ऐसा? ये मेरे साथ आज भी है। मेरे चाचा जी बोल देंगे कोई काम तो 100% कर दूंगा, पापा कह देंगे तो एक बार को बोल दूंगा पापा आज नहीं कल कर दूंगा, भूल गया। ये असर क्या है बाबू? फिड्यूशियरी रिलेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या चाचा काम नहीं करेंगे तो चाचा कल को बोलेंगे भाई बड़े लोग, बड़ा आदमी अपने बच्चे ही काम नहीं करते हमारे। तो मैंने कहा यार ये सब सुनने से अच्छा क्या है, चाचा का जी का काम पहले। तो ये एक्चुअली में ये मेंटल प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस फिड्यूशियरी रिलेशन का है। उस दिन मेरे, मान लो भैया मैं यहां से पढ़ा के जा रहा हूं रात को 9 बजे और चाचा कह रहे हैं सब्जी मंडी से सब्जी ले आइयो। अब मैं ये नहीं कह पा रहा चाचा 9-10 बजे सब्जी मंडी भेज रहे हो, फिर मुझे लगेगा यार चलो कुछ दिक्कत होगी घर में तो जाना पड़ेगा। ये यही बता रहे हैं। तीसरा रिश्ता क्या होता है ना? इलनेस। डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमने बोला डॉक्टर को जज साहब आजकल सर में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने बोला घुटने का एक्सरे करा के ला। तुमने बोला तो सर बोलते हैं क्लास में डॉक्टर और थुलाना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ढंग से नहीं चल रहे, कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? बोलो कराना पड़ेगा। ये मेरे घर में हो चुका है अभी पिछले से पिछले महीने। मेरे फादर को सर्वाइकल पेन था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अरे भाई कंधे वंदे में पेन तो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ना, MRI ECG कराओ। ठीक है, तो क्या हुआ, हार्ट वार्ट का चेकअप कराया,
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ करा नहीं करा? अब पापा कह रहे हैं मुझे कुछ हार्ट वार्ट में प्रॉब्लम लगती है, मुझे कई सालों से सर्वाइकल की दिक्कत है, उसका सर्वाइकल का पेन ज्यादा बढ़ गया। वो कह रहे हैं सर्वाइकल का इलाज कर तो रहे हैं, पर इसका भी वो करो, चेकअप कराओ। अब भाई घर वाले हम भी क्या बोलते हैं, अरे पापा करा लो, कराने में क्या जा रहा है ना, नहीं भी हुआ तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डॉक्टर ने बोला कराना पड़ा, नहीं कराना पड़ रहा, इसे क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो डॉक्टर बोलता है वो पेशेंट को, और आखिरी आता है मजबूरी का फायदा उठाना। जैसे मजबूरी का फायदा उठाने के लिए आया ये वाला केस, इसे बोलते हैं अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अनकॉन्शनेबल का मतलब है अनरीजनेबल। लिखो लीगल वर्ड में, जो रीजनेबल ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनकॉन्शनेबल। है ना। और ये ज्यादातर बाबू मनी लैंडिंग के केस में देखा जाता है। पढ़ना जरा, अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथ। एक आंटी जी ने 1500 रुपए का उधार लिया और देने वाला क्या बोल रहा है? क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा नहीं आएगा? आएगा। किस कैटेगरी में? इसके हिसाब से आंसर देना है अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो, ठीक है। क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूफ हो रहा है? क्या डोमिनेट द विल हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि जरूरत है तो विल को डोमिनेट कर रहे हैं। क्या ये 100% अनफेयर एडवांटेज नहीं है? और 100% ब्याज ले लोगे इसे? पहले लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे ये, और फिर इसको रिलेट करेंगे अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई। हाँ, अगर 6, 5, 4 या 5 मार्क्स में तो जल्दी लिख के बता देंगे ना, क्या थोड़ा थोड़ा लिख दो। अगली बात सुनो ध्यान से, अगर एग्जाम में लिखा मिला ये, तो जज ने कंपाउंड को भी क्या माना? है ना, ट्रांजैक्शन इज, मतलब तुम कह रहे हो उधार भी लूंगा तो ब्याज भी दूंगा, तो कंपाउंड पे कंपाउंड करूंगा मतलब ब्याज पे भी ब्याज। तो जज ने बोला क्या मानेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। अगली बात, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई, मान लो कोरोना जैसी स्थिति थी, ठीक है, लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज थी, एक अंकल जी पैसे मांगने गए तो पता लगा वहां पर जो रेट चलता है इतना % तो पर्सनल लोन पे चलता है। समझ में आई बात? अब क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत थी, लोन देने वाले ने बोला 30% लगेगा भाई, 30%, 30% ब्याज लगेगा। ठीक है। क्या ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन में आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल गलत जवाब। सुनो ध्यान से, सबसे खतरनाक वर्ड जो एग्जाम में पहचान लेना, ये स्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है मनी फ्लो बहुत कम है, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर। कोरोना के टाइम पे कि भाई मैं तुझे उधार दे दूं, तू लौटाए ना लौटाए, यहां लॉकडाउन लग रहा है। हाँ, कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को हॉस्पिटल में, है ना, बेड नहीं मिल रहा भाई, मुझे तो कोरोना हो गया, मदद कर दे। मैंने भाई मदद कर दी तुझे, 5-10 लाख रुपए दे दिए, है ना। कोरोना में इतने लोग बेचारे निकल लिए, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो लिए, तू आए ना आए। तो कह रहा भाई इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं, और अगर तुझे चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन 30% लगेगा। तो क्या अनकॉन्शियस बार्गेन हुई? जज ने कहा नहीं। सुनो ध्यान से, जज ने बोला जिस जगह पर ऑलरेडी, इसलिए कहता हूं बाहर मत जाया करो, क्लास से पहले निपटा के आया करो सारे रिश्ते नाते। जिस जगह पर मार्केट में रेट चल रहा है 15 से 26%,
उस जगह पर अगर थोड़ा सा ज्यादा सामने वाला पर्सन चार्ज कर रहा है, क्योंकि मार्केट में दिक्कत है, लोग बाग एक दूसरे पे लोन पे भरोसा नहीं कर रहे, तो ये कोई अनकॉन्शनेबल बार्गेन नहीं है, बस वो अपनी श्योरिटी चाह रहा है कि भाई मुझे पैसा जल्दी क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो जज ने बोला ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन नहीं होगी। ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। एग्जाम में शब्द भी ये मिलेंगे, स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट। अब सुनो, बता रहा हूं। अब मुझे बताएं, अंतरात्मा ये नहीं एक्सेप्ट कर रही कि क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में। अंतरात्मा कह रही बताओ 50% पे क्या होगा। तो जज ने लिख दी बात कि भाई अगर 75 से 100% के बीच का ब्याज मांगा जाता है तो ये 0 से 30 का माना जाता है, तो ये अनकॉन्शनेबल नहीं है। तो 30 से लेकर 75 के बीच में कोई केस लॉ नहीं आया दुनिया में, तो इसलिए ना कोई केस लॉ आया, ना जज ने ये बताया कि कॉन्शनेबल है अनकॉन्शनेबल है, इसलिए ना कोई क्वेश्चन आएगा। नहीं बात, जो चीज दुनिया में घटित ही नहीं हुई है ना, उसके बारे में कोई सवाल नहीं बन सकता। या तो 0 से 30 का बनेगा, और क्या वर्ड लिखा मिलेगा, स्ट्रिंजेंसी, या फिर 75 से 100 का बनेगा, तो उसके ऊपर तुम्हें ये वाला केस लगाना है, अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथ। ठीक है भाई। और आखिरी बात, सेम बात, एक गुरुजी ने बोला कि भाई तुझे स्वर्ग की यात्रा मिलेगी तेरी आत्मा को, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे। ये क्या माना गया, किस रिलेशन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो समझ गया मैं, प्रॉपर्टी गुरुजी को लौटानी पड़ेगी। इन चारों में से तो पहचानो किस में आएगा। तो एग्जाम में ही लिखना पड़ेगा फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है भरोसा, फेथ। तो लीगल वर्ड में लिख लेना, लीगल वर्ड में लिखो। इंग्लिश में फेथ बोलते हैं, एग्जाम में फेथ लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, कानून में फिड्यूशियरी बोलते हैं। पर्सन स्टैंड्स इन द फिड्यूशियरी रिलेशन, पर्सन स्टैंड इन द फिड्यूशियरी रिलेशन। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब हमें पता लगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर 70 से 75%, ये सब किस में आते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल। अब देखो जज ने क्या मजे ले लिए, जज ने मजे ये ले लिए कि 19 की जगह क्या बनाया। मैंने कहा जज साहब जी अब वो तो निकल लिए बेचारे, लेकिन लॉ वालों को इतनी बात समझ में नहीं आती कि जब कोर्शन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और आपने कहा लिख दिया 19, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी तो वॉइडेबल है, उसे 19 में नहीं लिखा, कहां लिख रहे हैं 19A में। कोर्शन से वॉइडेबल 19, अनड्यू इन्फ्लुएंस से वॉइडेबल 19A, सेक्शन बदल दिया। ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, अब सुनो ध्यान से। मान लो भाई अनुष्का के पिताजी जिंदा हैं, दोनों कोर्ट में खड़े हैं, तो अनुष्का अपनी 3 बातें रखेगी कोर्ट में। अनुष्का कहेगी पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार किया। कोर्ट कह रहा और कुछ बोलना चाहती हो, अनुष्का कह रही है उससे है ना अनफेयर एडवांटेज पिताजी का हुआ है, मेरा कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं हुआ। जज ने बोला और कोई बात बोलना चाहती है बहन। अनुष्का कह रही है मैं इसको अनरीजनेबल मानती हूं। क्या मानती हूं, कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जाकर फायदा उठा लेना ये उस व्यक्ति के लिए जिसकी इच्छा के विरुद्ध गया है उसके लिए अनरीजनेबल है। तो अनुष्का शर्मा कोर्ट में 3 बातें रखेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन चोर कभी अपने आप को चोर थोड़ी कहता है। अनुष्का के पिताजी बोलेंगे जज साहब बेटी है मेरी पर झूठ बोल रही है आज। मैंने अभी क्या बोला था इससे पहले, वो नहीं सुना तुमने। अनुष्का के पिताजी ने बोला कि बेटी है मेरी पर झूठ बोल रही है, आज पहली बार ये झूठ बोल रही है मुझसे, वरना इसने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने इसके ऊपर कोई भी अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन नहीं करी, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर नहीं बोल किया मैंने,
मैंने इसको बोला ये लड़का मुझे सही लगता है कि इससे शादी करेगी, इसने कुछ नहीं बोला, कर ली शादी। अब जिसका वकील काबिल होगा वो जीत जाएगा। तो जज ने बोला कोर्ट में आके तुम दोनों को ये बातें बोलनी है, मैं सबूतों के तौर पर फैसला करूंगा कि अनुष्का जीतेगी या उसके पिताजी जीतेंगे। इसे हेडिंग दी गई, टाइटल दिया गया बर्डन ऑफ प्रूफ, कि कौन किसके ऊपर क्या प्रूफ करने का बोझ है। अनुष्का शर्मा 3 बातों को प्रूफ करने का बोझ लेके कोर्ट में जाएगी। अनुष्का के पिताजी ये बात लेके कोर्ट में जाएंगे कि मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, उन्हें यह प्रूफ करना है कि उन्होंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अनुष्का को यह प्रूफ करना है नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। 16 के हिसाब से शादी क्या होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, वॉइडेबल है। अब कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस फर्क समझ रहे हो, यह है खतरनाक फर्क। मुझे बताओ, कोर्शन में चाकू दिखाया जाता है, फिजिकल थ्रेट होता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में इमोशनल किया जाता है। क्या किया जाता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो भी काम करोगे कभी भी क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल एक्ट तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन कोर्शन करते ही क्रिमिनल एक्ट लागू हो जाता है, क्योंकि धमकी हमारे यहां अगर कोर्शन है तो क्रिमिनल लॉ में भी ऑफेंस है। अगली बात सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात। तुम यहां छुट्टी हुई क्लास की, तुमने कहा थोड़ी देर पार्क में बैठ जाते हैं। वहां पार्क में है ना कुछ आंटी लोग अपनी किटी पार्टी है ना गॉसिप कर रही है, तुम जाके आंटी के चंडों में लेट के मैगी खिला दो। हॉस्टल में कुछ खाने का नहीं मिलता, आंटी दूसरा वाला बच्चा कह रहा है मैं आलू के परांठे खाऊंगा, बहुत दिन से मम्मी की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, आलू के परांठे नहीं खाए, आंटी आलू के परांठे खिला दो। क्या उनके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर दोगे? बोलो, क्या हम खिला देंगे आंटी आलू के परांठे? आंटी की चप्पल के परांठे खाएगा? कौन है तू है? और नीचे क्यों लेट रहा जमीन पे? इसका मतलब अगर तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी अजनबी पे करोगे, उस पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। अनड्यू इन्फ्लुएंस अनजान पे करके कोई फायदा नहीं है। समझ रहे बात को? भाई किसी भी बंदे को तुम ये बोल रहे हो भाई मुझे खाना खिला दो, ये खिला दो, मैं तुम्हारे घर पे चल रहा हूं, तो क्यों खोल देगा गेट वो तुम्हारे लिए? समझ में बात? और तुम रोना शुरू कर दो पैर पकड़ के उसके, भाई इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई देख ज्यादा हो जाएगा तुझे मैं बाहर खिला देता हूं, लेकिन घर में नहीं आएगा तू मेरे। नहीं, आंटी आलू के परांठे खाऊंगा तो आप, और अमूल का मक्खन नहीं आना, न्यूट्रलाइट में मजा नहीं आता। ये बात मम्मी से तो कह सकते हो है ना, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से। अगला सवाल, क्या धमकी किसी अनजान को दी जाएगी या रिश्तेदारी में? गलत जवाब। धमकी तो अनजान को ही दी जाती है ज्यादातर। नहीं चलो अनजान घर वालों को दे दी, क्या अनजान को दे सकते हैं? भाई अगर मैंने चक्कू दिखाकर मोबाइल छीन लिया तो अनजानी तो व्यक्ति है मेरे लिए। मैंने तो चक्कू दिखाने के बाद पूछा भाई नाम तो बता दे अपना। समझ गए? ओ भाई टोपी वाले भैया सुन नहीं रहे बात। एक तो हमेशा से में बन के आते हैं फिर सुनते नहीं बात। 3 डिफरेंस बोलो। पहला, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्शन में क्रिमिनल, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल। कोर्शन में कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए। धमकी देने वाला व्यक्ति किसी भी XYZ बंदे को धमकी दे सकता है, अनजान को ही धमकी दी जाती है ज्यादातर किसी के साथ अगर है ना मार पिटाई लूटपाट अनजान। लेकिन इमोशनल अत्याचार हमेशा किसी रिश्तेदारी में होता है, जो हमने 4 रिश्तेदारी ऊपर पढ़ी। लेकिन दोनों की कॉमन बात क्या है? दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल है ना। कोर्शन में ये बात कहां लिखी गई है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में? ठीक है, 2000 जनवरी 25 में क्वेश्चन कौन सा आ चुका है? चलो कोई नहीं, फ्रॉड पढ़ेंगे अगली बार में। कौन सा होमवर्क दिया था भाई? एक बार आज का होमवर्क लिखते हैं ना।
अब देखो पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्या वर्ड है जिससे मुझे फैसला कर देना है? ये है वो वर्ड, 2002 में भी आ चुका है, उसके बाद भी कई बार आ चुका है। ऐसा नहीं है ऐसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता है। जो तुम्हें लगता है ना बेकार केस लॉ है वो भी ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है होमवर्क, ये आया था 2024 में, वर्ड टू वर्ड 2024 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिख के भेजना है ईमानदारी से। लॉग 2, बस मुझे बता दो कि लॉग 2 में अनड्यू इन्फ्लुएंस है या कोर्शन है, क्योंकि भाई जब तक फर्क नहीं पहचानेंगे तब तक एग्जाम में नजर बेकार हो जाएगा। कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, बताओ। पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं। कोर्शन नहीं है, कहीं ऐसा लग रहा है धमकी है, और अगर तुम इसको क्वेश्चन बोल दोगे तो पूरे 0 नंबर मिलेंगे। टीचर है और उसका स्टूडेंट है ना, तो टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर मेंटल प्रेशर करके क्या बोल रही है, अगर तुझे एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो अपनी कार कम दाम में बेच दे। तो ये मॉरल प्रेशर ही तो है। तो आंसर किससे देना है? सेक्शन 16 से। तो ठीक है, तो ये एग्जाम में लिख के भेजेंगे। देखना ये भी सेम आया, वैसे सेम क्वेश्चन है। 18, 2019, 2020, 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है, सेम है। वो गलती से डबल प्रिंट हो गया, सेम। आज का होमवर्क ये लिखना है ना, 16 और 19 है। ईमानदारी से ग्रुप पे भेजेंगे, मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी। ऑनलाइन बच्चों टाटा बाय बाय। हाँ चेक करूंगा अभी।